Hello friends, I welcome you to our YouTube channel Infinity FinServe। जैसा कि हमारा आपसे वादा है कि हम आपके सामने कुछ न कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट, कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज हमेशा लाते रहेंगे रिगार्डिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट्स। तो आज हम आपके सामने लाए हैं मिस्टर राजीव मेहरोत्रा, जो एक इन्वेस्टर हैं, एक म्यूचुअल फंड निवेशक हैं। उनको रूबरू कराने आपसे और उनके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस बताना चाहते हैं। वेलकम टू इन्फिनिटी फिनसर्व अगेन। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है हमारे चैनल को तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें फॉर रेगुलर अपडेट्स। राजीव सर के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं। राजीव सर इज अ रिटायर्ड सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर फ्रॉम यूपी पावर कॉर्पोरेशन। सर ने बहुत टाइम से अपना इन्वेस्टमेंट रेगुलर वे में थ्रू सिस्टमैटिक रूट, थ्रू लमसम इन्वेस्टमेंट्स इन वेरियस एसेट क्लासेस लाइक म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, सब जगह करते आए हैं। तो हम जानना चाहेंगे उनके एक्सपीरियंसेस अबाउट द इन्वेस्टमेंट्स इनटू फाइनेंशियल एसेट्स, दैट इज द म्यूचुअल फंड्स। तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। वेलकम राजीव सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जैसा कि मैं जानता हूं कि आपने म्यूचुअल फंड में निवेश 1985-84 उस एरा से स्टार्ट किया था, व्हेन पीपल वर नॉट अवेयर, और ये म्यूचुअल फंड इतना पॉपुलर प्रोडक्ट नहीं था। और जैसा कि सब जानते हैं कि यहाँ पे कोई गारंटीड रिटर्न नहीं होते, फिर भी आपने इसमें निवेश किया। तो क्या आपको डर नहीं लगा, या क्या आपको मतलब हाउ डिड यू डिसाइड कि जो है आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, हाउ कंफर्टेबल यू वर इन दीज इन्वेस्टमेंट्स, उसके बारे में थोड़ा हमारी जनता को एनलाइटन करें सर। हमने इन्वेस्टमेंट जर्नी 80s में स्टार्ट की। उस वक्त में यूनिट 64 नाम से यूटीआई की एक स्कीम थी, जो कि एक्चुअली म्यूचुअल फंड थी, लेकिन उसका नाम यूनिट 64 से ही ज़्यादा प्रचलित था। उसके बाद में 85-86 में इन्होंने मास्टर शेयर यूनिट ने दिए। तो उस वक्त में भी फिक्स डिपॉजिट से रिटर्न यूनिट 64 और मास्टर शेयर्स में ज़्यादा आते थे। ये उस वक्त की एनालिसिस है। इसलिए हम फिक्स डिपॉजिट से में कम गए और म्यूचुअल फंड यूनिट 64 में ज़्यादा गए। यूनिट 64 की जर्नी जो है वो 90s में आकर के एकदम गड़बड़ हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे प्रिंसिपल को डूबने नहीं दिया और वो वापस किया। तब से हमारा म्यूचुअल फंड में ज़्यादा विश्वास ये बढ़ा कि इसमें आपका पैसा डूबेगा नहीं, हो सकता है रिटर्न कम मिले या देर से मिले। तो ये आप कहना चाहते हैं कि मतलब म्यूचुअल फंड आपको बहुत सेफ इसलिए लगा कि आपको यहाँ पे एक आश्वासन हो गया कि जो है हमारा पैसा इसमें डूबेगा नहीं। और इसी के साथ दोस्तों ये बताना चाहूँगा कि सेबी ने अपने आप को बहुत स्ट्रेंथन कर लिया है, बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया है, जहाँ पे इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के तहत सेबी बहुत काम करता है। और म्यूचुअल फंड एक ऐसा व्हीकल है जो आपको डेट और इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए इनेबल करता है, बट म्यूचुअल फंड कोई रिटर्न गारंटी नहीं करता। एंड सेबी की स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग के अंदर ही ये एक इन्वेस्टर को उसकी रिस्क डिग्री से अवगत कराते हुए प्रोडक्ट्स ऑफर करता है। बट सर, जैसे कि रिटर्न यहाँ गारंटीड नहीं होते, कोई भी रिटर्न मतलब कि पता नहीं मुझे 5% मिलेगा कि 15% मिलेगा या 2% मिलेगा या माइनस मिलेगा, ऐसा भी होता है कि कैपिटल लॉस हो जाए। तो आपको जैसे आप जब रिटायरमेंट की तरफ अपने बढ़ने लगे या ड्यूरिंग योर जर्नी ऑफ इन्वेस्टमेंट, तब भी आपने अपने आप को सेफ्टी वाले फिक्स डिपॉजिट टाइप के या इस टाइप के इन्वेस्टमेंट्स में ले जाने का ठीक नहीं समझा? तब भी आप ऐसे ही प्रोडक्ट में इन्वेस्टेड रहे जहाँ पे इन्वेस्टमेंट मतलब जहाँ पे रिटर्न गारंटीड नहीं है? एक्चुअली रिटर्न गारंटीड तो नहीं है, लेकिन जो ऑप्शंस अवेलेबल थे जिसमें कि गारंटीड रिटर्न, सो कॉल्ड गारंटीड रिटर्न है, उनमें टैक्सेशन इतना ज़्यादा था कि आपको एक्चुअली रिटर्न बहुत कम मिलता था। एफडीज ही मोस्टली अवेलेबल थी और कुछ था नहीं। कॉर्पोरेट के डेट आता था, लेकिन उसमें उस वक्त में क्योंकि सेबी भी नहीं था, इतने रेगुलेशंस भी नहीं थे, उसमें फ्रॉड बहुत होते थे। म्यूचुअल फंड में
समझ लीजिए प्राइवेट म्यूचुअल फंड 93 से आए, बिरला एंड फ्रैंकलिन। इन लोगों ने मास्टर शेयर और इनके फंड्स निकाल करके हमने बिरला म्यूचुअल फंड और फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए। उसके बाद में उस वक्त में SIP वगैरह का तो प्रोविज़न नहीं था, ना इतना फिनेंशियल वो था, ना बैंक से लिंकेज था, तो थोड़ा थोड़ा पैसा उसमें हम डालते रहते थे। और मोस्टली हमने डिविडेंड प्लान्स नहीं लिए, क्योंकि हम सब सैलरीड क्लास थे, तो घर का खर्चा चलाने के लिए हमको पैसे की ज़रूरत नहीं रहती थी। और हम ग्रोथ प्लान में ही मोस्टली गए। कुछ हमने डिविडेंड प्लान्स भी रखे, लेकिन वो डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट रखे। बाद में डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट जैसे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम चीज़ें बदलती गई, रेगुलेशंस आते गए, तो उसमें जो है, लेकिन हमने अल्टीमेटली ये देखा कि म्यूचुअल फंड में हमको FD से डबल रिटर्न विद टैक्स एफिशिएंसी मिल रहा है। इसलिए हम म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्टेड रहे। प्लस साइड बाय साइड उस टाइम में रिलायंस कंपनी, टाटा स्टील, L&T, ये सब कंपनियां नॉन कन्वर्टेबल शेयर्स या डिवेंचर्स देती थी, या कन्वर्टेबल डिवेंचर्स ज़्यादा देती थी। उसमें धीरे से धीरे इन्वेस्ट करते थे, उसमें इंटरेस्ट भी मिलता जाता था, और हमारे शेयर्स में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कन्वर्ट करते जाते थे। हमने वो रूट भी लिया। टोटली हम म्यूचुअल फंड पर ही नहीं रहे, लेकिन म्यूचुअल फंड अगर 70% था तो 30% ये था। इस रूल पे हम चलते रहे। मतलब आप एक सीजन इन्वेस्टर की तरह आपने अपने पोर्टफोलियो को मैनेज किया, आज आप एक सफल निवेशक के तौर पे हैं। आज आप अपने लाइफ में रिटायर हो चुके हैं और यू आर एंजॉइंग द इन्वेस्टमेंट जो आपने पेड़ उस समय लगाए थे वो अब बड़े हो गए और वो आपको फल दे रहे हैं लगातार। तो सर मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारी जनता को कि वो मतलब अपने निवेश को जैसे आजकल यंगस्टर्स हैं या जो मिड एजेड लोग हैं, वो लोग डरते हैं, लोग कई बार कहते हैं अब रिस्की है, पता नहीं डूब ना जाए, मार्केट 60,000 है, मुझे लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, अब लगाऊं तब लगाऊं कब निकालूं। और इसमें ऐसे आपकी जर्नी में एज अ फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर इन्फिनिटी का क्या रोल रहा, मतलब हाउ डिड इन्फिनिटी हेल्प यू, हम लोगों ने अभी कैसे मदद करी? इन्फिनिटी में तो हम इन्वेस्ट कर चुके थे, उसके काफ़ी बाद आए। इन्फिनिटी में आने के बाद में जो उस वक्त में मोस्टली NFO आते थे, उसमें 10,000 20,000 रुपया लगा दिया जाता था और छोड़ देते थे हम लोग। इन्फिनिटी में आने के बाद में वो जो छितरा हुआ इधर से उधर, बहुत सारे फंडों में पैसा लगा हुआ था, उस फंडों को कंसोलिडेट करने में, उसको एक डायरेक्शन में ले जाने में जिसमें ग्रोथ अच्छी मिले, इसमें इन्फिनिटी ने हमको काफ़ी गाइड किया। और इन्फिनिटी की उन सलाहों पे गए, प्लस हमको टेक्निकल सपोर्ट भी यहाँ से मिला। उस वक्त में तो बहुत सी चीज़ें मैनुअल थी, तो मैनुअल में भी इन लोगों के पूरी टीम रहती थी, वो हमको असिस्ट करती थी। और धीरे धीरे करके अब तो सब प्लेटफॉर्म जो हैं वो टेक्निकल हो गए हैं, सब डिजिटल हो गया है। डिजिटल में भी बहुत सी चीज़ें हैं। आज की तारीख में हम इतना बड़ा पोर्टफोलियो अपना जो है वो बिकॉज ऑफ इन्फिनिट हम सही से मैनेज कर पा रहे हैं, हमें रिटर्न्स पता लग पा रहे हैं। अदरवाइज इतनी बड़ी जर्नी में ये हो जाता है कि कागज़ ही खो जाते थे, पता ही नहीं लगता था किसने कहाँ लगाया हुआ पैसा है। वो सब चीज़ों में काफ़ी हमको मदद मिली। थैंक यू सर। तो एक सर लास्ट चीज़ कंपैरिजन ऑफ एसेट क्लास करना चाहूँगा कि अगर कंसोलिडेशन का कोई मैसेज आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें कि लाइफ के किस पड़ाव पे किस प्रकार से कंसोलिडेशन करना चाहिए एंड हाउ वन शुड अलाइन हिज इन्वेस्टमेंट्स विज़-अ-वी हिज प्रोग्रेशन ऑफ एज, मतलब उसको अगर लेगेसी क्रिएट करनी है बच्चों के लिए क्या करना है, तो उसके लिए कोई मैसेज अगर आप देना चाहें। इस मैसेज के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जब तक कोविड नहीं था तब तक लोग बहुत फ्री थे। कोविड आने के बाद में फियर साइकोसिस बढ़ी और इसने रियली बहुत डैमेज किया। मैं भी कोविड से पीड़ित हुआ
मुझे भी 5-6 महीने लग गए उससे रिकवरी में, रिकवर हो गया। दैट इज़ माई लक एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड उसने हमको बचा लिया। इस पीरियड में हमारा अभी भी इतना, हम कंसोलिडेशन की बात करते हैं, इतना कुछ चीज़ें फैली हुई थी, क्योंकि उस वक्त में होता ये था कि जो आया उसने कुछ समझाया वो ले लिया, फिर किसी ने कुछ समझाया वो ले लिया, फिर जगह जगह पर डीमैट अकाउंट खोल दिए, थोड़े शेयर वहाँ ले लिए, थोड़े किसी से वहाँ ले लिए। तो ये सब चीज़ें जो थी, जब तक आप में स्ट्रेंथ रहती है तब तक तो आप भाग दौड़ करके और सब करके वो हो जाते हैं। लेकिन जब 60 के ऊपर जाते हैं, 65 के ऊपर रादर, अब मैं 70 का हो रहा हूँ और कोविड की वजह से थोड़ा सा वीकनेस भी है, तो अब कंसोलिडेशन में ये आ रहा है कि शेयर और म्यूचुअल फंड से बेस्ट कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। रियल इस्टेट है ज़रूर, लेकिन रियल इस्टेट उतनी रखो जितनी तुमको रिक्वायरमेंट है। रेंटल इनकम से कोई बहुत ज़्यादा, आपको जितना इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका रिटर्न जो है बहुत कम है। म्यूचुअल फंड में गिरे से गिरे स्थिति में भी आपको 9-10% तो कहीं नहीं गया है, और बढ़िया अगर चल गया तो 28-30% तक भी मिला है, और दिए हैं हमने तो 80-80% तक देखे हैं, क्योंकि हम जो 93 में पैसा लगाए हुए थे वो अभी तक लगा हुआ था। अब निकाल करके मैंने उसको कंसोलिडेशन मोड में लिया है, जिससे कि आगे की जर्नी हमारी स्मूथ रहे और वो पैसा आगे ग्रो करे, और हमारी फर्दर जनरेशन्स में अगर जरूरत होगी तो दे विल यूटिलाइज। जो मैं समझ पाया हूँ कि आप कहना चाह रहे हैं मतलब जितना आपने, अगर मान लीजिए जब जरूरत हो तभी पैसे को निकालें, या अगर जैसे 93 से आपने इन्वेस्टमेंट किया अभी तक एब्सोल्यूट नेसेसिटी पर ही, जब बेटियों की शादी करनी थी उसी वक्त मैंने निकाला, बाकी हमने उसमें से पैसा कभी नहीं निकाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है सर। और क्योंकि मकान, अपने लिए मकान बनाने के लिए भी आपको प्लानिंग जरूर करनी पड़ती है। हमको चूँकि हमारे फादर से ही मकान मिला हुआ था, उनके टाइम में ही बनाया था जॉइंटली हमने, इसलिए हमको मकान की उतनी ज़्यादा नहीं रही। लेकिन जिसको मकान की ज़रूरत है वो तो इंडिविजुअलिस्टिक रिक्वायरमेंट है, इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर मकान आपको बनाना है तो भी आप 10 साल तक SIP, आज की तारीख में SIP से अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। कभी भी लमसम पैसा, बड़ा पैसा हो, उसको सीधे इक्विटी में मत डालें, उसको जो है SIP के थ्रू डेट फंड से STP कर लें, चाहे बैंक से SIP कर लें, और वो डेफिनेटली आपको रिटर्न जो है वो 12% से प्लस ही जाता है, कम नहीं होता है। लेकिन हम लोग रिटर्न तो गारंटी कर ही नहीं सकते, और रिटर्न से रिटर्न मना कोई करता है। गारंटी नहीं हाँ। कर सकता है, लेकिन आपको हॉरिजन जो है 10 साल से ऊपर की। तो यहाँ पे जो रिटर्न की बातें हुई हैं वो सिर्फ सर के पर्सनल रिटर्न्स की है, वो पर्सनल है, दिस इज नथिंग टू डू वो विद nobody can guarantee। कोई गारंटी सेबी बिल्कुल स्ट्रिक्टली कहता है कि भाई म्यूचुअल फंड में नथिंग इज गारंटीड, पास्ट परफॉर्मेंस मे और मे नॉट कम इन फ्यूचर। लेकिन ये एक लाइफ एक्सपीरियंस आप तक लाने का सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये है कि आप ये हमारे जो आज की डेट में यंगस्टर्स हैं, जो अर्ली इन लाइफ हैं, जो लोग स्टार्ट करते हैं, प्रोग्रेसिव हैं आगे, जिनको बहुत लंबा जर्नी तय करनी है, उनके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज है कि सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करें, स्लोली अपने एसेट को बढ़ाएं। अगर अपना घर बनाना है, एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड इन्वेस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों की पढ़ाई के लिए इन्वेस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने रिटायरमेंट को अच्छा करने के लिए, जनरेशन नेक्स्ट को ठीक करने के लिए हमें निवेश प्रॉपरली करना चाहिए। सर ने अपना एक पर्सनल व्यू दिया कि म्यूचुअल फंड्स और इक्विटीज आर बेटर इन्वेस्टमेंट्स एज कंपेयर टू रियल एस्टेट बिकॉज कंसोलिडेशन बिकम्स इजी। और इस सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो सर ने कही कि रियल एस्टेट उतना ही लें जितनी आपको जरूरत है, तो लें बट जितनी आपको जरूरत है। ओवर एक्सपोजर इनटू अ इलिक्विड एसेट डज नॉट रियली मेक इन्वेस्टमेंट सेंस। इसी के साथ इसी को हम लोग आज यहाँ पे आपसे एग्जिट लेते हैं, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू सर। सर ने अपना एक स्पॉन्टेनियस वे में अपना व्यू आप सब के लिए एक्सप्रेस किया। थैंक यू सो मच सर। हम लोग लाते रहेंगे आपके पास इसी तरह के अच्छे अपडेट्स। हमारी वेबसाइट है infirupi.com। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9307218766,
और हमारा YouTube चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू सो मच।